नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत सारे वेबिनार्स और डिस्कशंस हो रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? आपने जो मेरे को सब्जेक्ट्स दिए थे उसके अंदर देयर आर 4 मेन पॉइंट्स कि एजुकेशन के अंदर, विशेष तौर से प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से, देयर आर 4 पार्ट्स यू हैव मेड इट। पार्ट फर्स्ट इज स्कूल एजुकेशन, पार्ट सेकंड इज हायर एजुकेशन, पार्ट थर्ड इज other key area of focus, and part 4 implementation and related issues. So I'll be talking, first of all I would like to tell you that I have experience of serving as a teacher nearly 40 years. I started my career from Rajasthan University Jaipur, and then I went to Germany. I taught in Germany, I went to America. I finally came to MDS University Ajmer, Maharshi Dayanand Saraswati University Ajmer, और वहां पर एज ए यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी होती है, बहुत सारे इश्यूज के अंदर काम करना होता है। जब ऑटोनोमस बॉडी के अंदर यूनिवर्सिटी सिस्टम में आप काम करते हैं, मैं डीन साइंस फैकल्टी रहा, डीन पीजी स्टडी रहा, और एकेडमिक काउंसिल जिसके तहत बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी की जाती है, उनके तहत जो है मैंने कई ऐसे कार्य संपादित किए जिनके अंदर ऐसे पॉलिसीज को डिस्कस करना था। इन पॉलिसीज को डिस्कस करते हुए जैसे ही एनईपी 20 आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका जो ड्राफ्ट है काफी बड़ा है, करीब 950 पेज का है। 950 पेज के अंदर से चीजें एक्सट्रैक्ट करना हालांकि मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं एजुकेशन से हमेशा जुड़ा हुआ था। सबसे पहले जो मैं इस एजुकेशन पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्यों जरूरत पड़ी, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि हम 19वीं सदी की पॉलिसी से 20वीं सदी के अंदर अध्ययन करके 21वीं सदी पर सही तरह से नहीं पहुंच सकते। वो टूल्स एंड टेक्निक्स, वो पॉलिसीज जो पुरानी है, उनको रिव्यू करना जरूरी है। मैं एक बायोलॉजिस्ट हूं। जिन ऑर्गेनिजम्स ने इवोल्यूशन के अंदर अपने आप को चेंज नहीं किया, बदला नहीं, वो खत्म हो गए। तो हमें ये करना चाहिए कि समय समय पर हमारी पॉलिसीज, अब वो पॉलिसीज का आधार क्या हो, उन पॉलिसीज की क्या खासियत हो, वो पॉलिसी कहां तक जाए, ये पॉलिसीज हमारे टॉप से और बिल्कुल डाउन टू अर्थ लेवल पर जाए। मैंने इस पॉलिसी को अध्ययन किया कि जिस पॉलिसी के अंदर ये भी है कि हमें जाकर एक कृषक के पास में, एक लेबर के पास में सीखना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। इससे साफ जाहिर होता है कि दिस इज ए वेरी वेरी होलिस्टिक अप्रोच। स्कूल एजुकेशन के बारे में, जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के बारे में, मैं जब जर्मनी में अध्ययन कर रहा था और अंग्रेजी में जब मैं बोलता था, उन लोगों को बहुत बुरा लगता था। मैं पोस्ट डॉक कर रहा था, वो कहते थे कि आप बच्चों को शुरू में जिस भाषा के वो हैं उसमें सिखाओ। यदि कोई तमिल बच्चा है, यदि वो प्रारंभिक शिक्षा तमिल में लेता है या कन्नड़ में लेता है या मलयाली में लेता है या हिंदी में लेता है, उसका ब्रेन का गेटअप और सोचने का बहुत डिफरेंट होगा कि हम कोई दूसरी, आज बच्चा स्कूल जाता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, एक बच्चा गुड मॉर्निंग बोल रहा था, मेरे से पूछा इसका मतलब क्या होता है। अरे जब मतलब समझ में नहीं आता है तो आप उस कौन सी एजुकेशन डालना चाहते हैं। तो एक तो बहुत बढ़िया इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कि नर्सरी और प्रारंभिक एजुकेशन, उसके अंदर हमने पूरी फ्रीडम दी है कि बच्चा अपनी भाषा के अंदर सीखे। उससे वो, मैं आपको बताता हूं, साइंस और मैथमेटिक्स जितना अपनी स्वयं की भाषा में सीखने को, घर पर जो बोलचाल की भाषा में सीखने को मिलता है, उतना अच्छा आपको सीखने को नहीं मिलता है जबकि आप कोई दूसरी भाषा के अंदर करते हैं। दूसरी बात जो बहुत बढ़िया बात आई, जो 10+2 एजुकेशन सिस्टम को हमने चेंज किया, और अब वो 10+2 एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा है, वो आ गया 5+3+3+4 सिस्टम। इस सिस्टम पहले एक बार ये सिस्टम हुआ करता था जब 10वीं और 11वीं जिस तरह से नीति थी। इस सिस्टम के अंदर जो बहुत बढ़िया चीज है वो ये है कि हम कभी भी अपने सब्जेक्ट्स को बदल सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट्स के चेंज करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस हैं। यदि हमने इन अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस को, देखिए आज बहुत सारे ग्रामीण के अंदर बच्चे हैं। आपने मेरे से एक सवाल पूछा हुआ है, जो आपने मैसेज दिया था कि ये माइनॉरिटी को, एससी को, एसटी को और बैकवर्ड तबके को किस तरह से प्रभावित करती है। आज यदि हमारे स्टूडेंट्स के पास में ऑप्शन है कि वो किस तरह से कौन से सब्जेक्ट को ऑप्ट करता है, गलती से कोई ऐसा सब्जेक्ट उसके पास आ गया जो उसको पसंद नहीं आया, उसके अंदर उस सब्जेक्ट को पढ़ने की इच्छा कभी नहीं होगी। मैं
बायोलॉजी पढ़ना चाहता था, यदि मेरे को मैथमेटिक्स दे दिया जाता तो मैं अच्छा नहीं कर पाता। ये इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत बढ़िया है कि स्टूडेंट को पूरी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज आती है, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं, हायर एजुकेशन के अंदर एक लैटरल एंट्री सिस्टम की बहुत जरूरत थी। आप ग्रेजुएशन में पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड में कभी भी आप बाहर आ जाएं और कभी भी आप एंट्री कर जाएं, ये पहले संभव नहीं था। इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि किसी स्टूडेंट को, मान लो बीएससी पार्ट फर्स्ट के बाद में उसको सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद में उसको जॉब की पॉसिबिलिटी है। देखिए बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहां पर जरूरत पड़ जाती है कि उसको नौकरी करनी है, और नौकरी करने के बाद में उसको लगता है कि अब मैं दोबारा 5 साल 10 साल बाद में इन क्रेडिट्स के साथ में जो उसने अर्न किए बीएससी पार्ट फर्स्ट में, उन क्रेडिट्स के साथ में वो री एंट्री कर सकता है पार्ट सेकंड में, वो ग्रेजुएशन कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। हमें एक्चुअली जो मुख्य चीजें थी वो ये थी कि 21वीं सदी का भारत एक ग्लोबलाइजेशन, हम लोग सब जानते हैं कि लॉकडाउन हुआ, कोविड हुआ, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आए। आज क्या ऐसी स्थिति थी कि हम इन चैलेंजेस को बहुत सही तरह से फेस नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमारे पुरानी व्यवस्था के अंदर, प्रचलित व्यवस्था में कुछ ना कुछ ऐसी कमी थी, और इस कमी को दूर करने के लिए कस्तूरी रंजन जी ने एक बहुत बड़ी टीम गठित की, और अनबायस्ड, आई टेल यू, मैंने पूरी स्टडी की है, इसमें कोई बायसनेस नहीं है। ये व्यक्ति वो हैं जिन्होंने एक बहुत धरातल से बहुत ऊंचाई तक गए। उन्होंने सभी क्षेत्रों को देखते हुए क्यों हमारा स्टूडेंट है वो ग्लोबली टॉप पर पहुंचे। देखिए हमारा स्टूडेंट है वो देश का कर्णधार होता है, उससे देश बनता है। कुर्सियों पर बैठ के इस नीति के अंदर बहुत बढ़िया दिया है कि अब शिक्षक पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। वो जिम्मेवारी ये आ गई है कि हमें उसके अंदर स्किल्स डेवलप करनी है। हम बार बार कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, 24 साल 24 इयर्स का एक एजुकेशन का मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में। मैं देखता था बीएससी के स्टूडेंट्स, बायोलॉजी वाले, बाहर जाके कहते थे सर क्या करें, एमएससी करेंगे उसके बाद में जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने एक कोर्स फ्रेम किया था, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। वो कोर्स चला, 24 साल चला। स्टूडेंट बाहर आता था, मेडिकल कॉलेजेस में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, बहुत सारी ऐसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में तुरंत जॉब मिलता था। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आई बिलोंग टू राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने खुश होकर ये कहा कि हमारे गजट नोटिफिकेशन में इस कोर्स को डाल दिया जाए। ये एक प्रयोग था स्किल डेवलपमेंट का। देखिए आज हमारा स्टूडेंट है, आज कोई भी किसी भी तबके का हो, किसी भी आर्थिक कंडीशन का हो, यदि उसके पास में स्किल्स है वो जाएगा और वो बोलेगा कि मेरे को जॉब चाहिए। यदि स्किल्स नहीं है उसको कहीं जॉब नहीं मिलेगा। मैं सदैव कहता रहता था कि हमको कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करनी है, वैल्यूज डेवलप करनी है। जब मैं पढ़ता था मैंने जर्मन भाषा सीखी, मैंने फ्रेंच भाषा सीखी, मैंने कंप्यूटर जब सीखा जब भारत के अंदर पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं आए थे। इन स्किल्स ने न केवल मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, बल्कि मेरे जो विद्यार्थी थे, मैं करीब 4-5 हजार विद्यार्थी अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट तैयार करने के बाद में इतनी प्रसन्नता महसूस करता हूं। मैं सभी पदों पर रहा, कुलपति रहा। मैं स्टूडेंट्स को बिठाकर उनसे पूछता था आपकी क्या डिफिकल्टीज है। कई स्टूडेंट्स कहते थे सर हम ये चाहते हैं कि हम बीच में यदि अध्ययन को छोड़ के यदि कोई दूसरा कोर्स करना चाहें, बहुत सारी स्ट्रिंग, ये हमारे कड़ियां, बहुत ऐसी बेड़ियां डाल रखी थी, तुम ये नहीं कर सकते। आज को मतलब पिछली जो नीति के अंदर कोई भी स्टूडेंट बीएससी के साथ में कोई दूसरा कोर्स करता था, वो कहते थे डबल डिग्री कैन नॉट बी पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? आज आप स्टूडेंट रहे, मैं स्टूडेंट रहा हूं, हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए। अब जो मुख्य बात आती है, क्योंकि आपका एक निश्चित समय, मुख्य बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। देखिए इस नीति पर अभी तक मैं रोजाना सुनता रहता हूं, अभी तक एक भी कोई भी निगेटिव क्रिटिकल कमेंट नहीं आया है, बल्कि लोग बहुत सारी वेबिनार्स कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं आरिफ साहब कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर ये वेबिनार करके आपने इस देश को ये बताया कि हम इन विषयों के बारे में डिस्कस करें। हम जब डिस्कस करेंगे चीजें निकल के आएंगी, उनकी बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन से संबंधित। मुख्य कार्य आता है इंप्लीमेंटेशन। देखिए हमारी इच्छा शक्ति है, हमको इंप्लीमेंट करना है। आज इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमें बच्चों के साथ लगना पड़ेगा। मैं आप कभी भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मैंने 13 घंटे, आप नोट करना,
13 घंटे से कम कभी प्रतिदिन कभी अध्यापन नहीं किया। सुबह जाता था, रात, जब तक बच्चे संतुष्ट नहीं होते थे, पढ़ाई करना कराना। त्याग करना पड़ता है, कुर्सी पर बैठ के, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। चाहे आप किसी पद पर हो, डीन हो, कुलपति हो, हमें जुड़ना है। हमें उन बच्चों को देखना है जो एक रूरल बैकग्राउंड में, उसको पता ही नहीं है मेरे को क्या करना है, उसको ये जानकारी नहीं है क्या क्या कोर्सेज हैं। मुंबई के अंदर बीआरसी के अंदर क्या कोर्स है पता नहीं है। एक बच्चा मेरे पास में आया, सर मेरे 90% मार्क्स आए हैं, परंतु मेरे पिताजी ने कहा पंक्चर की दुकान खोल ले। मैंने कहा क्यों? कि सर मेरे को पता नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। मैंने कहा ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो स्कॉलरशिप मिल सकती है। मैं नियमित रूप से, आरिफ साहब, नियमित रूप से ऑनलाइन काउंसलिंग करता हूं पूरे हिंदुस्तान के लिए। और वो कोर्स, चाहे वो बायोलॉजी का स्टूडेंट्स है, मैथमेटिक्स का है, मेरे पास में लिस्ट है उन कोर्सेज की। मैं करता था, करता हूं, और मुझे प्रसन्नता है कि जो हमें ये छूट दी है, लिबर्टी दी है हायर एजुकेशन के अंदर, स्कूल एजुकेशन के अंदर, इसको हमको लेना है। एक बहुत अच्छी चीज नजर आई, टीचर से पूछते थे, मेरे पास में एक टीचर आया, सर पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता है, स्कूल टीचर, मेरे को उसमें सैंपलिंग के लिए लगा दिया, मेरे को हेल्थ डेटा के लिए लगा दिया। इस नीति में बड़ा स्पष्ट कहा है, इलेक्शन ड्यूटीज को छोड़कर शिक्षक पर कोई बाध्यता नहीं होगी। ये बहुत बढ़िया चीज है। मैं शिक्षक को शिक्षण का काम करना है, ये टू टीच, उसको ये नहीं करना है वो जाकर वो डेटा इकट्ठा करना है, ये गलत चीजें थी। इसमें शिक्षक शिक्षण करेगा। जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। हमारी सरकार भी इस चीज पर बहुत ज्यादा गौर कर रही है, हमारे नागरिक भी, जागरूक नागरिक आप जैसे भी, कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। यदि हम इसको सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे हम सफल होंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे असफल होंगे। जिम्मेवारी हमारे हाथ में है, बच्चों के हाथ में है। बच्चों को फीडबैक के थ्रू हमको रेगुलरली, आप कृपया इस तरह की वेबिनार और रेगुलर कराएं, इस सीरीज में कराएं, लोगों को फीडबैक लें, बच्चों से पूछें, मैं भी पूछूंगा। और आरिफ साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा जब आपके साथ में मीट होगी, एक लंबी मीट होगी, एक डिस्कशन मीट होगी, इंटरेक्शन मीट होगी, उन चीजों को, बारीकियों को, जिनको वास्तव में जो एक 5 स्टार टीचर बन जाता है, 5 स्टार टीचर का आप मतलब समझ गए होंगे, सिर्फ उसको अपना एयर कंडीशन रूम वगैरह के लिए, उसको कोई लेना देना नहीं, 2-4 पॉइंट्स इधर लिखे उधर। हमें बच्चों से जुड़ना है, हमें पता लगाना है कि उसकी क्या नीड है। आज बच्चे के अंदर एक वैज्ञानिक बनने की क्षमता है और वो मेरे से कह रहा है कि मैं वैज्ञानिक कैसे बनूं। ये एरियाज हैं, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। इन एरियाज के अंदर आप जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मेरे उस्ताद प्रोफेसर इकबाल नियाजी, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा से आए, रिसर्च गाइड जिनको बोलते हैं ना, आप जानते होंगे रिसर्च गाइड क्या होते हैं। मैकगिल यूनिवर्सिटी विश्व के आज लीडिंग साइंटिस्ट है, बहुत बढ़िया, धरातल से जुड़े हुए। मैंने कभी उनको टीचिंग और रिसर्च के अलावा कुछ करते नहीं देखा। उन्होंने जितने भी बच्चों के साथ में उन्होंने ज्ञान बांटा, उन्होंने इतना अच्छा ज्ञान शेयर किया और ये कहा कि हमें इन बच्चों से अपने देश को बनाना है, हमें उन चीजों से देश को सशक्त नहीं कर सकते। और मैंने आज तक ये किया, कोई भी आया बच्चा, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का बच्चा आया, उसके साथ में मैं हमेशा ये करता था, हमें देश, हमारा एक समाज है, हमारा वो समाज जो वंचित समाज है, उस वंचित समाज को आगे लाना है। थैंक यू वेरी मच।